और बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान के सियासी घमासान पर बीजेपी नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कलह का राज्य की जनता को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का हित सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसे में पहली बार हमलावर हुई हैं वसुंधरा राजे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस का अंतर्कलह है, लेकिन इसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, पहली बार इतने दिनों से जब से घमासान मचा हुआ है, वसुंधरा राजे सामने आई हैं और सीधे उन्होंने कह दिया कि यह अंतर्कलह कांग्रेस का है, खामियाजा राज्य की जनता भुगत रही है। किसे निशाने पर लेने की कोशिश की गई है इस बयान के जरिए? देखिए प्रशांत, पहली बात तो ये है कि वसुंधरा राजे आज भी आई नहीं है। जब प्रेशर बना उन पर, तब उनको आखिरकार आना पड़ा। न्यूज़ 18 आज सुबह से चला रहा है, कई नेता सामने आए और उन्होंने सवाल उठाया कई, और उसके बाद में अब जो ट्वीट है उनका, आप ट्वीट की भाषा देखिए कि उसके अंदर सब आरोप लगाए गए, लेकिन जो असली मुद्दा है जिस पर जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, जो इस पूरे मामले में खरीद फरोख्त के गजेंद्र सिंह पर आरोप लगे, उसमें वसुंधरा जी ने ट्वीट के अंदर कुछ नहीं बोला। यानी कि पूरा जो ट्वीट किया उसके बाद में वसुंधरा जी चारों तरफ से घिर गई। जब उन पर आरोप लगने लगे कि वो गहलोत सरकार को मदद कर रही है, इस पूरे मामले में पार्टी की मदद नहीं कर रही है, तब वसुंधरा जी को आना पड़ा। तो इसके बाद में वसुंधरा राजे आई है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रशांत जो ये मामला है, इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि शायद अब कांग्रेस यहाँ पर दबाव में आई है जब से बीजेपी ने इसको टेलीफोन को टैपिंग को मुद्दा बनाया। ये बड़ा मुद्दा भी है भवानी, ये एक बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर अब बीजेपी भी पलटवार करती दिखाई दे रही है, क्योंकि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की इस खींचतान पर हुई फोन टैपिंग कांड पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूछा कि क्या राज्य में सभी पार्टियों के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। बीजेपी ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए गहलोत सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल दागे हैं और फोन कांड की सीबीआई जांच की भी मांग की है। जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप्स है हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या, तभी तो ऑथेंटिक है या नहीं आप कह सकते हैं। यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, इज इट नॉट अ सेंसिटिव इश्यू? फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या यह एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन देगा? जो फोन टेपिंग होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर मैं लेके आया हूं, ये प्रोसीजर से आपको अवगत भी कराऊंगा। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या। क्या द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वे फॉलोड? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की गई कि नहीं। क्या ये हम कह सकते हैं आज, और ये अशोक गहलोत जी से सवाल है, राहुल गांधी जी से सवाल है, सोनिया जी से सवाल है, कि राजस्थान में अपने आप को कॉर्नर्ड पाके, अपने आप को पीछे पाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं डूबता हुआ पाकर, आपने ये न केन प्रकारेण कोई भी हम हथकंडा अपनाएंगे मगर किसी भी कीमत पर दूसरों को धमकाएंगे और कानून को ताक पे रख के काम करेंगे। ये किया क्या अशोक गहलोत जी ने और आपकी सरकार ने? ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जानना चाहती है। ये बहुत कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, ये एक पार्टी का विषय नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है। क्या उन सबके फोन टेप हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास फिलप्स आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि बहुत गैर संवैधानिक काम
राजस्थान में किए जा रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में आज इमरजेंसी लगाया नहीं गया है क्या? ये जो अप्रत्यक्ष रूप से आप जिस प्रकार फोन को टेप करना, उन लोगों के प्राइवेसी के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं सब कुछ ऑथेंटिक है, सीना ठोक के बोल रहे हैं, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों लगी है? तो राजस्थान में यह सियासी जंग शुरू हुई गहलोत और सचिन पायलट के बीच, लेकिन अब आमने सामने सीधे कांग्रेस और बीजेपी है। और दिख ये रहा है कि राजस्थान के इस घमासान में अब जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। बीजेपी ने गहलोत सरकार से 6 सवाल पूछे तो कांग्रेस ने भी देरी नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पलटवार किया सीधे बीजेपी पर। और कांग्रेस ने दावा किया कि दरअसल बीजेपी डरी हुई है। कांग्रेस के मुताबिक ऑडियो टेप कांड में बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, वो फंसे हुए हैं और इसी वजह से बीजेपी डरी सहमी है। कांग्रेस ने तो यह भी दावा कर दिया कि इसी डर की वजह से बीजेपी लगातार गलतियां कर रही है। हम मानते हैं चोर डरा हुआ है, हम यह भी जानते हैं चोर क्यों डरा हुआ है। चोर को मालूम है कि अभी तो जो ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से सरेआम ये स्वीकारोक्ति हुई आज सुबह कि हां चोरी हुई, हत्या हुई, संविधान को रौंदने के प्रयास हुए, बड़ी बेशर्मी से आकर कहते हैं कि भाई कैमरा क्यों लगा था। राजस्थान आज जिस प्रकार से देश और दुनिया के ऊपर हालातों को लेकर के जिस प्रकार से स्थिति खड़ी हुई है, वो लोकतंत्र से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के मन में एक दुख और अफसोस है। कांग्रेस निरंतर इस बात का प्रयास कर रही है कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस सच को आपने देखा, मैंने देखा, राजस्थान की जनता ने देखा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेकर के दिल्ली की कसरत क्या हुई थी, कौन आया कौन गया, कब मनाया, कब प्लेन पे गए और लौट के गए। इसका मतलब मुख्यमंत्री का निर्णय ही झगड़े की मूल पूंजी उस समय सबको दिखी थी और वो निरंतर हर समय प्रकट हुई। इस बात को कोई राजस्थान का आदमी नकार नहीं सकता। विधानसभा के फ्लोर पर आपने देखा कि मुख्यमंत्री जब होते हैं तो मुख्यमंत्री गायब होते हैं, उप मुख्यमंत्री डिमांड पर जब पंचायत राज पे रिप्लाई देते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है कि जब उसका मंत्री जवाब देता है तो वो स्वयं उपस्थित रह करके उसका हौसला बुलंद करते हैं और उसको एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन आपने देखा विधानसभा के फ्लोर पर कौन क्या बोला है, ये सब रिकॉर्ड पर है। ये हम नहीं बोले, हम तो एक विपक्ष हैं इसलिए बोलेंगे ही, लेकिन उनके ही लोगों ने जिस जिस प्रकार के कमेंट किए, अगर उन सबको इकट्ठा करके कोई पब्लिश करे तो ये जग जाहिर हो जाएगा कि आपके घर में प्रारंभ से लेकर इन 18 महीनों में जिस प्रकार के हालात रहे हैं वही आपके बिखराव का कारण बना है। और आज जो जिस बिखराव की जिस स्थिति पर जाकर पहुँचे हो, वो अपने आप में इस बात को सिद्ध हो गया कि ये 18 महीना का जो बारूद है बम फोड़ के फट गया। और बीजेपी फिर पलटवार करती नजर आ रही है और कांग्रेस के अंतरकलह को इस पूरे विवाद की वजह बता रही है। लेकिन लगातार कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार किए हुए है विधायकों की इस खरीद फरोख्त के मामले में। वहीं एसओजी भी, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप भी, अब ऑपरेशन ग्रुप भी अब लगातार कार्रवाई कर रही है और इस मामले में गिरफ्तार संजय जैन को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने संजय जैन से पूछताछ के लिए रिमांड की अपील भी की है और कोर्ट ने संजय जैन को 22 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है। एक दिन पहले संजय जैन पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। संजय जैन वही हैं जिनकी आवाज कांग्रेस ने खरीद फरोख्त के मामले में वायरल हो रहे ऑडियो टेप में होने का दावा किया है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, अब संजय की लगातार पूछताछ से क्या चीजें सामने आ रही है? बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, वो पलटवार ये कर रही है कि कांग्रेस का ये अंतरकलह है। वहीं देरी से लौटी हैं इस पूरे विवाद में अपनी बयान और सफाई को लेकर के वसुंधरा राजे। क्या तस्वीर समझ में आ रही है राजस्थान की इस वक्त? देखिए, आप संजय जैन वो ट्रम्प कार्ड है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस करना चाहती है कि उसके जरिए उन नेताओं तक पहुंचा जाए जो उनको लगता है कि इस खरीद फरोख्त में शामिल हो सकते हैं या संभावना है।
तो संजय जैन के जरिए पूरे इस जो खरीद फरोख्त के मामले को एक्सपोज करना चाहती है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है, भंवर लाल शर्मा का नाम है। हो सकता हो कि आने वाले दिनों में इसमें और नाम जुड़ जाए जो संजय जैन की पूछताछ के आधार पर, तो उसका बड़ा एक ट्रम्प कार्ड मान रही है। लेकिन कांग्रेस जितना सोच रही थी कि शायद इसका फ़ायदा उनको मिलेगा, बीजेपी दबाव में आएगी, सचिन पायलट कैंप दबाव में आएगा, उतना फ़ायदा मिला नहीं, क्योंकि बीजेपी एग्रेसिव हो गई। क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट हो गए, क्योंकि अब आप जब जैसे ही कहते हो कि आपने बातचीत की रिकॉर्डिंग के आधार पर अरेस्ट किया या उसके आधार पर खरीद फरोख्त को जस्टिफाई करते हो, तो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि वो टैपिंग हुई कैसे। क्योंकि राजस्थान में होम सेक्रेटरी ने साफ तौर पर कह दिया कि उनसे कोई इजाजत किसी तरीके की नहीं ली गई। और भवानी, ये जो बात आप सामने रख रहे हैं, यही सियासत का मुद्दा भी बन चुकी है और वार पलटवार लगातार जारी है। अगर ये बांध टूट गया तो बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, कोई छोटा, सिर्फ भगवान के भरोसे हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं। सोच में रहते हैं हर वक्त, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ भाग के जाएंगे। और अब बाढ़ से बेहाल लोगों की दास्तां भी आप तक पहुंचाते हैं। उत्तर काशी में यमुनोत्री हाईवे पर बना पुल यमुना नदी के तेज बहाव में बह गया और इस बहाव में जब सवारियों को लाद कर एक गाड़ी उस पार जा रही थी तो बीच में ही फंस गई। काफी देर तक सवारियों की जान आफत में फंसी रही। फिर आस पड़ोस के कुछ लोग हिम्मत दिखाकर सवारियों को बचाने के लिए पानी के बीच पहुंच गए और इसके बाद गाड़ी में बैठी सवारियों को कंधे पर बिठाकर उन्हें पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन पानी के तेज बहाव में गाड़ी अब भी फंसी रही। उत्तर काशी के धारमंडल इलाके के पुल बहने के बाद अब नेशनल हाईवे नंबर 94 पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हालांकि प्रशासन इस रास्ते पर फिर से पुल बनाने के काम में जुट भी गया है, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में कई सवाल पैदा करती है कि क्या इसकी हिदायत दी गई थी और दी गई थी तो इसके बावजूद जान जोखिम में डालकर इस तरह से रास्ता क्यों पार किया जा रहा था। उत्तर काशी की यह तस्वीर वाकई दिल दहला देने वाली है। किस तरह से एक सवारी को लेकर जा रही गाड़ी बीच धार में फंस गई। गनीमत यह रही कि आसपास की लोगों की मदद से इस गाड़ी में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और इस तस्वीर में भी हम देख सकते हैं आसपास के लोगों ने कैसे इस गाड़ी में बैठे लोगों को अपने कंधे पर बिठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन उत्तराखंड के चंपावत में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से वहां नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं और इसी वजह से एक कार पानी के बहाव में फंस गई और आगे बहती ही चली गई। कार में कोई सवार नहीं था, लेकिन कार कहां से बहते हुए आई इसका पता अब तक नहीं लग पाया है। पानी में बहकर आई कार वहां एक जगह मलबे में फंस गई और इसके बाद आसपास से पानी काफी तेज बहाव से भी बहता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उत्तराखंड की ही एक और तस्वीर, पिथौरागढ़ की यह तस्वीर है। मुंशियारी इलाके में भारी बारिश की वजह से वहां लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। भारी बारिश के कारण वहां कई मकानों में पानी भर गया है और इसके बाद घरों के अंदर रखे सामान पानी में तैरते नजर आए। वहीं कुछ जगहों से पानी ऐसे गिर रहा था मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। यह भी बताया गया कि मुंशियारी में कई जगहों पर बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा गिर गया और इसके बाद रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो गए। कई जगह झरने का रूप ले चुका था तो कई जगह मकान का, घरों का रखा सामान इस पानी में तैरता नजर आया। लेकिन असम में भी कुछ इसी तरह की तकलीफ लोग महसूस कर रहे हैं। असम के 33 में से 25 जिले बाढ़ की बुरी तरह से चपेट में हैं। करीब 70 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। वहीं बाढ़ और बारिश की वजह से असम के 25 जिलों के 40 लाख लोग पूरे प्रभावित हुए हैं। असम के चिरांग की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 100 से ज्यादा गांव इसके आसपास के प्रभावित हुए हैं। हालात यह है कि हर तरफ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। कई जगहों पर तो रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए, कई जगह रास्ते टूटकर बह गए हैं और लोगों के आने जाने के लिए बने पुल भी टूट चुके हैं। गांव में पानी गर्दन तक पहुंच चुका है और लोग
अब इसी पानी के बीच चलने को मजबूर भी हैं। खेत, मकान, दूर दूर तक फसलें डूबी नजर आती है। जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। असम के चिरांग जिले की यह तस्वीर है। करीब 100 ऐसे गांव हैं जिले के जो पूरी तरह से इसी तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं। लगातार बारिश और बाढ़ के बाद यहां कई रास्ते टूट चुके हैं, पुल टूट चुके हैं और लोग अब यहां फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये रास्ते जो बारिश के पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। असम के चिरांग में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से वहां खाने पीने की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है और हालात को देखते हुए राहत और बचाव की टीमें भी यहां पर पहुंची है। फंसे लोगों को निकालने के काम में अब ये टीम जुट गई है। बारिश और बाढ़ की वजह से ये पूरा गांव टापू में तब्दील नजर आ रहा है और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि नदी और सड़क में अब फर्क करना मुश्किल हो रहा है। ये वो सड़कें जहां गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन अब यहां बचाव कर्मी एक बोट के जरिए पहुंचे हैं और इन सड़कों पर बोट दौड़ रही है। प्राथमिकता ये कि बुजुर्गों को और बच्चों को पहले सुरक्षित पहुंचाया जाए और एक एक कर तमाम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी जा रहा है। असम की चिरांग की यह तस्वीर है जहां दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें अब बोट के जरिए ये बचाव कर्मी सुरक्षित जगहों पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये वो रास्ते हैं जहां पर गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन अब नाव चल रही है। तेज बहाव कई रास्तों को तोड़ चुके हैं, कई पुल ढहा चुके हैं। राहत शिविरों तक अब इन लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम भी तेजी से चल रहा है। हालात ये हो गए कि कई इलाकों में तो गर्दन तक पानी भरा हुआ है सड़कों पर। अपने अपने जानवरों की सुरक्षा के लिए भी लोग चिंतित हैं और सबसे पहले अपनी जान बचाने में जुटे हैं। असम प्रदेश की ही कुछ और तस्वीरें आप देखिए। बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। असम के 25 जिलों में बाढ़ से 80 लाख बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से कई गांव इसमें पूरी तरह से डूब गए। असम के सैनितपुर में बाढ़ से घिरे गांव अब टापू में तब्दील हो गए। जहां तक नजर जाती है दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आता है। जो लहलाती फसलें थे पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। जैसे तैसे लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचकर अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। बाढ़ के पानी में फंसे लोग बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं। बाढ़ की वजह से इलाके के लोगों के सामने अब खाने पीने की चीजों की दिक्कतें आ रही है। मकान पूरी तरह से डूबे नजर आ रहे हैं। कुछ मकान ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसी टापू में बनाए गए हों, लेकिन अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है। सोनितपुर की यह तस्वीर है। असम का वो इलाका जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक है। असम की बाढ़ की स्थिति अभी भी नाजुक है। असम की कई जिले अभी भी ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के चपेट में हैं। लाखों की संख्या में लोग अभी भी बेघर हो चुके हैं। कई गांव अभी भी बाढ़ के प्रभावित में है और मैं दिखाना चाहूँगा असम की सोनितपुर जिले की बाढ़ की तस्वीरें। सोनितपुर जिले के कई गाँव बाढ़ के प्रभावित है और सोनितपुर जिले की 30,000 करीब लोग बाढ़ के चपेट में है। कई लोग बेघर हो चुके हैं और मैं दिखाना चाहूँगा ये तस्वीरें, बाढ़ के तस्वीरें ये है असम के सोनितपुर ज़िले की बाढ़ के तस्वीरें। इस तरह से कोई गांव सोनितपुर ज़िले के इस तरह से बाढ़ के चपेट में है। लोग बेघर हो चुके हैं। ये देखिए आप, खेत इस तरह से नष्ट हुए, बर्बाद हो चुके हैं और लोग अभी भी वो जो आश्रय शिविर है, रिलीफ कैंप है, उसमें रह रहे हैं। ये है असम की सोनितपुर ज़िले की बाढ़ की तस्वीरें। और अब असम के गोलाघाट की ये तस्वीर आप देखिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से वहां इस साल अब तक करीब 86 जानवरों की मौत हो चुकी है। माना तो ये जाता है कि जानवर ऐसे हालात में खुद को बचाने में बेहतर होते हैं, लेकिन अब उनकी भी जान पर बनाई है। 86 जानवरों की यहां मौत हो चुकी है, जबकि राहत और बचाव के काम में लगी टीमों ने 170 से ज्यादा जानवरों की जान भी बचाई है। काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आ रहा है। जहां भी नजर जाती है पानी ही पानी। अब सुरक्षित जगहों की ओर खुद ये जानवर बाहर निकलते जा रहे हैं। जहां भी नजर जा रही है दूर तक जहां पानी नजर आता है, ऐसे में ये जानवर खुद को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की ये तस्वीरें हैं जहां इस नेशनल पार्क के जानवर अब खुद को बचाने में जुटे हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों तक का खाना पहुंचाना अब मुश्किल हो गया है। नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 86 जानवरों की अब तक मौत हो चुकी है। 5 गैंडे भी इसमें शामिल हैं। नेशनल पार्क के अंदर जानवर गर्दन तक पानी में भी डूबे नजर आ रहे हैं।
जानवरों का झुंड ऊंचे इलाकों की तलाश में अब बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच काजीरंगा नेशनल पार्क से एक और तस्वीर सामने आई है। वहां बाढ़ की वजह से गैंडा नेशनल पार्क से निकलकर सड़क पर आ गया और इसकी वजह से वहां अफरा तफरी का भी आलम देखा गया। सुरक्षा कर्मियों ने गैंडे को काबू करने की कोशिश भी की, लेकिन वो सड़क पर ही जमा रहा। कई देर तक रास्ता भी बंद रहा और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने रोड को बंद भी किया और गैंडे को वहीं बैठा हुआ रखने की कोशिश भी की गई। दरअसल बाढ़ का पानी नेशनल पार्क के आसपास वहां पूरे इलाके में समा गया है और इसी वजह से यहां रहने वाले लोगों के लिए भी अब मुश्किलें खड़ी हो गई है। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हालात बिगड़ गए और बताया गया कि पिछले 1 महीने से वहां हालात बिगड़े हुए हैं और इससे लोगों के सामने अब बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही है। खाने पीने के सामान की भी अब दिक्कत होने लगी है। हालात ये हो गए कि वहां कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। और अब ये तस्वीर बिहार से आ रही है। बिहार के कई इलाकों में नेपाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। दरभंगा में बागमती नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि वहां कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में भी पानी समा गया है। जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्कूल, घर, खेत सब कुछ पानी में डूबे नजर आते हैं। बिहार के दरभंगा में बाढ़ की वजह से वहां 2 जगहों पर तटबंध टूट गया है और इससे कई गांवों में पानी भर गया है। गांव में पानी भरने के बाद ऐसा लग रहा है मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत, मकान सब कुछ पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कों पर सीने से ऊपर तक पानी में लोग चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह बागमती नदी के बढ़ते पानी ने बिहार के समस्तीपुर को भी अपनी चपेट में लिया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। हजारों एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो गई है और हालात ये हैं कि बस्ती की बस्ती बाढ़ के पानी में फंसी नजर आ रही है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब नाव का सहारा ले रहे हैं और ये काफ़ी खतरनाक भी है क्योंकि छोटी सी नाव पर काफ़ी ज़्यादा लोग सवार होते जाते हैं और ऐसे में अगर नाव पलट गई तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। एक जगह तो कुछ लोग थर्माकोल की नाव पर ही बाढ़ के बीच में जाते हुए दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क भी अब जिला मुख्यालय से टूट गया है। प्रशासन के मुताबिक लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इंतजाम तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी लोग और ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर राजस्थान के बांसवाड़ा से आ रही है, जहां बारिश की वजह से शहर को अब तालाब के रूप में बदला दिखाई दे रहा है। बताया गया कि वहां आधे घंटे तक की ही बारिश हुई, लेकिन इतनी बारिश में ही सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया।